हेलो क्लास 10th अनाइस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम लोग टॉप क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैंने कहा है कि आप लोगों को अब चैप्टर कराने की ज़रूरत नहीं है मुझे अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद मैं फिर से चैप्टर शुरू करूंगा, वो भी अगले सेशन वालों के लिए। जो भी लोग अगले साल करेंगे ना, मार्च अप्रैल में जिनके भी एग्ज़ाम्स होंगे, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। मगर फ़िलहाल हम उन भाई बहनों की तरफ देख लेते हैं जो लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर जो लोग अगले महीने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है, बुद्धिजीवियों की राष्ट्रवाद में भूमिका क्या थी। चलिए मैं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं जो हम कर रहे हैं इस समय। मैं लाइव आता हूं, ठीक है, और आप लोग लाइव नहीं आते तो इसलिए मैंने लाइव नहीं आया मैं आज, ठीक है। अगर आप लोगों को लाइव देखना है मुझे तो बता देना, तो मैं उस दिन आप लोगों के सामने लाइव प्रेजेंट हो जाऊँगा, ठीक है। अगली बात यह है कि आप लोगों को याद होना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि हमारा एक पेड कोर्स भी चल रहा है। जो बच्चे अक्टूबर सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, लास्ट मौका है आप लोगों के पास, एक महीने पूरा। एक महीने के अंदर मैं आप लोगों को वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँगा जो भी पेपर में आ सकते हैं। अभी भी मौका है, अगर आप लोग आना चाहें तो आप एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपने घर वालों का ज़्यादा बड़ा नुकसान मत कर देना, ठीक है। और तीसरी ये है इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं मार्च अप्रैल वालों के लिए, भैया आप लोग तो पूरी तरह से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि हम एक एक चैप्टर को इतने बारीकियों से करेंगे ना, जो गलती इस बार तुम्हारे भाई बहनों ने कर दी जिनकी वजह से उनके SYC आ गई है, वैसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप चाहे तो जो भी बच्चे जो नए देख रहे हैं इस वीडियो को, आप चाहे तो अपने बड़े भाई बहन से पूछ लीजिएगा जिनका भी SYC आया है। क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है, फिर भी SYC आ गया। क्यों? क्योंकि उस तरह की कंपार्टमेंट मतलब आना, इसका मतलब ये था कि उनको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, वो पेपर में क्या लिख रहे हैं उनको भी नहीं मालूम, इसलिए उनकी मेहनत कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है, ठीक है। तो वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मैं आप लोगों को पूरी तरह से टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, सब कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो एनरोल कर सकते हैं, बाकी इसमें नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो अक्टूबर सेशन का फॉर्म भर रहा हो या फिर वो मार्च सेशन का फॉर्म भर रहा हो, ठीक है। चलिए, और लाइव आऊँगा मैं, लाइव में हम और ढेर सारी बातें करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए सो जिस भी बच्चे, और एक और चीज़ है कि जो भी बच्चा बोल रहा है कि PDF भैया इंग्लिश मीडियम में भी दिया करो, तो मैं आपको बता दूं, आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हुए, इसलिए आप लोगों को PDF इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रही है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम में PDF में प्रोवाइड करता हूँ, ये सारी की सारी ये तक आपको ग्रुप में इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिजीवियों की राष्ट्रवाद में भूमिका क्या थी। यानी कि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उनकी राष्ट्रवाद में, नेशनलिज्म के अंदर क्या किस तरह की भूमिका थी, तो उसके बारे में जब बात करूंगा तो ये है पहला पॉइंट, राष्ट्रीय जागरण, ठीक है। राष्ट्रीय जागरण के अंदर आता है सोशल अवेयरनेस, ठीक है। नेशनल लेवल पे जो अवेयरनेस है ना वो फैलाई। बुद्धिजीवियों की बात जब मैं करता हूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल आप पुनर्जागरण के समय में देखिए, मार्टिन लूथर किंग हो गया, ठीक है, बहुत सारे हो गए, प्लिनी हो गए, प्लिनी के अलावा बहुत सारे लोग थे उस समय के जो बुद्धिजीवियों में आते हैं, ठीक है। अगर फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसके अंदर मॉन्टेस्क्यू था, ठीक है, उसके बाद रूसो था, कार्ल मार्क्स थे, ये सब बुद्धिजीवी होते हैं जो कि समाज में समाज सुधारक काम करते हैं, ठीक है। तो इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यार दुनिया को जगाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करते हैं, यानी कि ये विचारों अपने विचारों के क्या करते हैं, अपने आइडिया को ये स्प्रेड करते हो, और उस स्प्रेड होने के बाद वो आइडिया लोगों के मन में घर बना देते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि समाज में परिवर्तन आ जाता है। अगला आता है पॉइंट थर्ड, सामाजिक सुधार, यानी कि सोशल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है समाज के अंदर, इन बुद्धिजीवियों द्वारा हम सोशल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है हमें, ठीक है। अगला आता है राष्ट्रीय संगठन का गठन, ठीक है। फिर नेशनल लेवल पे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है जो समाज सुधार करने के लिए काम करती है। अगला है विदेशी शासन का विरोध किया जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रीयता की बात होगी, नेशनलिज्म की बात होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो विदेश से आई हुई कंपनीज़ हैं या फिर विदेश से आई हुई जो भी चीज़ है उस पर हम क्या करेंगे, बॉयकॉट का ट्रेंड चलाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपने खुद देखा होगा, पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है। फिर चाइना ने जो था गलवान घाटी में हमला किया, तो हमने बॉयकॉट चाइना करके एक मुहिम चलाई थी जिसमें हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमने क्या किया था, बहिष्कार किया था। तो देश से बड़ा कुछ नहीं है। एंड द लास्ट इज राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया, ठीक है, यानी कि नेशनल यूनिटी पे काम किया जाता है, राष्ट्र को एक करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में जब हम औद्योगिक क्रांति का राष्ट्रवाद पर जब प्रभाव देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा ये पेपर में पूछा हुआ है इसलिए। तो पहले तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया, ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से लोग जो थे वो एक साथ जुड़ गए, मजदूर जो थे वो अपने मालिकों के साथ जुड़ गए और मालिक जो थे वो राजाओं के साथ जुड़ गए थे, टैक्स वैक्स देते थे, तो पूरा देश क्या हो गया, एक साथ जुड़ गया, तो एकता आ गई। दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता हो गई, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अब पैसा कमा रहा था, उसको किसी के सामने वो कर्जे में रहने वाली बात नहीं थी, गुलाम बनने वाली बात नहीं थी, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय गौरव का विकास। अब जाहिर सी बात है देश डेवलपमेंट होगा तो हर एक व्यक्ति डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अगर हम भी हैं जो भारत का नाम सुनते हैं कि यार भारत ने ओलंपिक में 5 गोल्ड जीत लिए, 10 गोल्ड जीत लिए, तो हमारा भी सीना फूल जाता है कि भाई भारत ने बहुत काम किया, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एशिया कप जीते थे तो हमें कितना गौरव का प्राप्त हुआ था ना, हमें गौरव प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो एक प्रेस्टिजियस जो फीलिंग है ना वो आती है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज विदेशी शासन का विरोध। विदेशी शासन का विरोध यानी कि फॉरेन के जो रूलिंग होते हैं ना यहाँ पे वो सारा का सारा इनके अगेंस्ट में नेशनलिस्ट भावना आती है, ठीक है। एक पॉइंट और आपको एक बता दूँ, एक चीज़ और बता दूँ कि कई बच्चे आप ऐसा सोचते होंगे कि भैया मैं यहाँ पे वीडियो में जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को पेड कोर्स में पढ़ाऊँगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि देखिए वीडियो के अंदर मुझे लिमिटेड टाइम मिलता है। जैसे मेरे को 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, मुझे पता है अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगा कोई देखेगा नहीं, मगर हम क्लास में तो 1 घंटे लेकर बैठते हैं ना, तो 1 घंटे में तो मैं इतनी जल्दी नहीं बनाता हूँ, जितना जल्दी मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना इतनी जल्दी मैं क्लास में नहीं बोलता हूँ। क्लास में मैं हर एक चीज़ को ना ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो क्लास आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल हो सकती है, मैं फिर से कह रहा हूँ क्लास इसलिए बेनिफिशियल हो सकती है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ढंग का टाइम होता है जो हम उसको यूज़ कर पाते हैं, यूटिलाइज़ कर पाते हैं। बट यहाँ पे मुझे 15 मिनट के अंदर सब कुछ करना पड़ता है, तो फिर क्या करें, हम जल्दी काम करते हैं अपना, ठीक है। इसलिए मैं इधर उधर के एग्जांपल नहीं देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ टीचर होते हैं जो इधर उधर के एग्जांपल देते हैं, टॉपिक से भटक जाते हैं, मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक लेकर चलता हूँ, है ना। तो यही काम है, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करना, उसी कंटेंट के दम पे मैं आप लोगों के साथ इतना जुड़ा हूँ। आज हम 1000 लोगों के साथ फैमिली बन चुके हैं, 1000 से ऊपर होते जा रहे हैं। आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं कि भैया यहाँ पे कंटेंट देते हैं, और उस कंटेंट की रिस्पेक्ट कीजिए आप, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखा करें, कमेंट किया करें, अच्छे लाइक किया करें, अच्छा लगता है मुझे कि आप लोगों की तरफ से इंटरेक्शन आ रहा है, ठीक है। बाकी जिसको पेड कोर्स ज्वाइन करना है अच्छी बात है, आ सकते हैं आप लोग, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रीय संगठनों का गठन। अब नेशनल लेवल पे कई सारी संगठन आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर भी था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे कई सारी पार्टी बनती है राष्ट्र के नाम पे, नेशनल के नाम पे। एंड द लास्ट इज साम्राज्यवाद का विरोध, ठीक है। ये पावर साम्राज्यवाद का विरोध करती है, इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट होती है, ठीक है। नेशनलिज्म की जो भावना होती है ना, वो नेशनलिज्म की जो भावना है वो इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट होती है। क्लियर। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज राष्ट्रवाद में चर्च की भूमिका बताइए। भाई साहब कहाँ से लाया हूँ मैं, कहाँ से लाया हूँ ये क्वेश्चन यार, इतनी टफ, ठीक है। और चलिए तो थर्ड क्वेश्चन में है कि भाई नेशनलिज्म में आप चर्च की भूमिका बता दीजिए, ठीक है। तो पहले तो है राष्ट्रीय पहचान का निर्माण कराया, चर्च ने राष्ट्रीय पहचान का निर्माण किया, यानी कि अब चर्च से हम राष्ट्र निर्माण को जान सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल उस समय इटली के अंदर सबसे ज़्यादा चर्च देखने को मिलते थे, इसलिए इटली डेवलप देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो चर्च के कारण कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट के कारण कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आती है। अगला है राष्ट्रीय धर्म का प्रचार। चर्च जो है वो राष्ट्र धर्म की बातें करता है कि तुम्हारा राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और चर्च की तो बात हर कोई मानेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की जो भावना है वो राष्ट्रीय की जो भावना है वो चर्च द्वारा स्प्रेड होती है। अगला आता है राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन, ठीक है। चर्च हमेशा राष्ट्र के संगठन की बात करता है और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सपोर्ट करता है। अगला आता है राष्ट्रीय आंदोलनों में भागीदारी। राष्ट्रीय आंदोलनों में जब भागीदारी की बात करता हूँ तो चर्च ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया, ठीक है। क्योंकि देखो राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट हो गया उसके अंदर चर्च का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसा फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ही जब भारत की आज़ादी हुई थी, क्या मौलवी लोग या फिर पंडित लोग क्या अलाउ नहीं किए होंगे, क्या वो नेशनल मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे? बिल्कुल थे। हमारे स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, जो कि एक धर्म गुरु का दुनिया को विश्व गुरु बनाना चाहते थे, इंडिया को दुनिया का, ठीक है। अगला आता है राष्ट्रीयता के विरोध में भी चर्च ने भूमिका निभाई है। कई बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीयता के विरोध में भी गए, क्योंकि उनका मानना था कि पूरी दुनिया ही उन्हीं की है, तो राष्ट्रीयता जैसी फीलिंग होनी चाहिए। कुछ देशों में चर्च जो है वो राष्ट्रीयता के हमेशा विरोधी रहे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, और बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। फोर्थ राष्ट्रवाद और विश्व।
तो फोर्थ क्वेश्चन है राष्ट्रवाद और विश्व युद्ध के बीच क्या संबंध है। तो जब मैं राष्ट्रवाद और विश्व युद्ध की बात करता हूँ यानी नेशनलिज्म एंड वर्ल्ड वॉर की बीच का जो मैंने बताया इंटरकनेक्टिविटी बताने को बोली है वो आप पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं भले ही यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करता, मगर एक बार बताऊँ, मैं इसकी PDF इंग्लिश में पहले ही बना लेता हूँ अपने छोटे भाई बहनों के लिए जिनको लगता है कि भाई इंग्लिश में भी हमको PDF प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। मगर आप लोग बस थोड़ा सा काम कर लिया करो छोटा सा, कि नीचे दिए हुए कॉर्नर में जो नंबर है उस पर मैसेज करके मांग लिया करो। इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगला है इसके अंदर पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद ने विश्व युद्धों को प्रेरित किया, क्योंकि प्रत्येक देश के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग देखो नेशनलिज्म की फीलिंग इस लेवल तक पहुंच गई थी कि प्रत्येक देश को लग रहा था कि वही सर्वोच्च है, वही सर्वोपरि है, वही सुप्रीम है। और जब सुप्रीमिनिटी की बात होती है, जब एक इम्पोर्टेंस की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन की बात होती है, और कॉम्पिटिशन ने युद्ध का रास्ता दिखाया उन्हें, ठीक है। दूसरा है विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, नेशनलिज्म को और मजबूत कर दिया। इससे क्या हुआ कि मुझे पता है भाई इंडिया पे हमला होगा तो हम पे हमला होगा ना भाई, एक बात है, इंडिया पे हमला होगा तो किस पे हमला होगा, हम पे हमला होगा, तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा पूरे देश को मिलकर एक साथ। तो ये भी वर्ल्ड वॉर के अंदर देखने को मिलता है। अगला राष्ट्रवाद ने नए राष्ट्रों के निर्माण में मदद की, ये भी हम जानते हैं कि जो अब क्या था कि जर्मनी कई सारे पार्ट में डिवाइडेड था, तो उसके अंदर क्या फीलिंग आने लगी, उसके अंदर फीलिंग आने लगी कि यार हमको क्या करना चाहिए, हमको भी एक राष्ट्र में जुड़ जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पूरे सारे जो खंड थे बटे हुए थे अलग अलग, उन सबको एक साथ मिला के क्या बनाया, इटली बनाया, जर्मनी बनाया, ठीक है। चलो अगला राष्ट्रवाद ने विश्व व्यवस्था में बदलाव किया, ठीक है, यानी कि नेशनलिज्म ने वर्ल्ड की पूरी तरह से जो मैनेजमेंट चल रही थी ना चीज़ें, उन सबको बदल के रख दिया, क्योंकि यूरोप का नक्शा ही बदल गया। यूरोप के अंदर अब नए नए देश निकल के आ गए राष्ट्रवाद की फीलिंग के साथ, समझ में आ गया। अगला आता है राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद का पतन कर दिया। मैंने अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि राष्ट्रवाद के कारण साम्राज्यवाद खत्म, मैंने इससे ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि राष्ट्रवाद के कारण साम्राज्यवाद का पतन हो ही जाएगा, नो डाउट, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज राष्ट्रवाद ने शीत युद्ध को प्रभावित किया, एक मिनट, एंड द लास्ट पॉइंट इज राष्ट्रवाद ने शीत युद्ध को प्रभावित किया, ठीक है। अब राष्ट्रवाद ने शीत युद्ध को कैसे प्रभावित किया, अब इसके ऊपर तो पूरा मैं एक लेक्चर बना सकता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं कवर नहीं कर रहा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि शीत युद्ध क्या है, आप लोग बस इसकी डेफिनेशन बता दीजिए मुझे। अगर मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। आप मुझे ये लास्ट क्वेश्चन का सवाल का जवाब देकर देना, मतलब कमेंट में लिखिएगा कि शीत युद्ध क्या होता है, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, ठीक है। बाकी इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आज मैं शायद 4 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन लाने का कारण ये है कि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थका हुआ था, जिसके कारण मैं PDF नहीं बना पाया, और आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ठीक है। और आपकी तरफ से आजकल रिस्पॉन्स भी नहीं आता, ठीक है। रिस्पॉन्स आए तो चलो बनाए भी इंसान वीडियो, है ना। आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी नहीं है आजकल, ठीक है। तो इसलिए मेरा मन नहीं था, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक मेरा जो डेली रूटीन है वो तो मैं फॉलो करूँ। मेरा डेली रूटीन है कि आप लोगों को रोज़ एक वीडियो देना, ठीक है। तो मैंने वही डेली रूटीन अपनाया और आज तुम लोगों के लिए टॉप 4 क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है। आप लोग सीरियस हैं तो आप लोग नीचे सब कमेंट करेंगे। आज देखता हूँ कि इस वीडियो पे कितने कमेंट हो सकते हैं और कितने लाइक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पेड कोर्स खरीदना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।